आज हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश की आर्थिक नीति। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? डलहौजी की नीति। हमने डलहौजी के बारे में क्या पढ़ा था? डलहौजी की हड़प नीति, गोद लेने की जो प्रथा था उसको खत्म कर कैसे हड़पने का प्रयास किया था। तो ये सारा चीज़ तो हम लोग देख ही चुके थे। अब आज का टॉपिक ये है कि आखिर जो ब्रिटिश जो टैक्स सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किए थे उस टैक्स सिस्टम को लगाने का इनका तरीका क्या था वो भी देखेंगे। इस आर्थिक नीति का मतलब क्या होता है? अब ब्रिटिश का मेन चीज़ तो इकोनॉमिकल चीज़ था कि मतलब कि आर्थिक रूप से प्राप्ति के लिए ही वो सारा तामझाम कर रहे थे। जितने भी प्रकार से वो टैक्स सिस्टम लगाएगा या फिर जितनी भी लड़ाइयाँ वो लड़ेंगे, चाहे वो भारत में किसी प्रथा का विरोध करके यहाँ के राजाओं को भी अपना गुलाम बना देता है। जैसे कि जो गोद लेने की प्रथा को उन्होंने ख़त्म किया और बोला कि ये क्षेत्र अब क्या होगा, अब ये क्षेत्र ब्रिटिश के साम्राज्य का हिस्सा बन चुका है। तो ये सारा तामझाम कर क्यों रहा था? ये सारा जो प्रपंच कर रहा था वो ब्रिटिश अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए। इसलिए जो बार बार जो हम आर्थिक हित जो कहते हैं वो पूरा आर्थिक हित के बारे में डिटेल से बताएंगे कि उनके आर्थिक हित कैसे कैसे पूरा होता था। तो आर्थिक हित को पूरा करने के लिए ये कई सारे जो है हम लोग पॉइंट वाइज करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? उपनिवेशवाद एवं उनके चरण। मतलब क्या? भारत को उपनिवेश जो बनाया गया, उपनिवेश बनाने का चरण कैसा कैसा रहा है, मतलब किस किस स्टेज में आकर के भारत को उपनिवेश बनाया गया, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले एक बार ओवरव्यू करा देते हैं, उसके बाद बारी बारी करके जितने भी टॉपिक हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं उसको आराम से समझेंगे। हम बता रहे हैं भाई, आराम से लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ समझना कि उपनिवेश क्या होता है। कल भी थोड़ा सा हम बताया तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है, सीधी सी बात है, गुलाम। एक लाइन में अगर समझना हो तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है? गुलाम। जब आपके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, यहाँ तक कि ये देखिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी संरचना पर जब हम नियंत्रण कर लेते हैं तो आप मेरे क्या बन गए? उपनिवेश। और इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस है पूरा आपको गुलाम बनाने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है ये किस तरीके से होता है ये जरा समझिएगा। जैसे कोई एक विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र का मतलब क्या होता है? डेवलप्ड कंट्री। वैसा कंट्री जो ऐसे समझिए जो अमीर कंट्री है, जैसे क्या कौन कौन? अमेरिका है, चाइना भी कह सकते हैं, हालांकि चाइना अपने आप को विकसित बोलता नहीं है, वो अभी भी कहता है कि हम विकासशील हैं। ठीक है, बता रहे विकासशील, विकसित, और बताते क्या होता है। एक होता है डेवलप्ड कंट्री, जिसको क्या बोलते हैं? विकसित देश बोलते हैं। दूसरा होता है डेवलपिंग, विकास के रास्ते पर, हाँ, जो अभी विकसित हुआ नहीं है, अभी विकास के रास्ते पर चल रहा है, और हो सकता है 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद वो कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री बनने की कगार पे है, तो डेवलप्ड बन सकता है। उसके बाद क्या होता है? एक होता है लिस्ट डेवलपिंग, लिस्ट, इसको कहते हैं हिंदी में अल्प विकसित। नहीं भाई, भारत इसमें नहीं आता है। और ये क्या है इसका हिंदी? विकासशील में आता है। ये है डेवलपिंग में। देखिए अब ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ये क्या है? लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है हमको लगा शायद किसी का फ़ोन आ रहा है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री को ऐसे समझिए। देखिए इस चीज़ के बारे में डिटेल में आपको इकोनॉमिक्स जब क्लास कराएंगे वहाँ पे आपको और अच्छे समझाएंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट क्या है? हिस्ट्री को समझाना है, तो अभी आपको मोटा मोटी ओवरव्यू सिर्फ समझाएंगे। तो डेवलप्ड कंट्री क्या होता है? जो बहुत ही अमीर देश है, विकसित देश है, वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छी खासी है। हाँ नहीं, भारत नहीं आता इसमें। भारत में अभी भी भुखमरी, गरीबी बहुत है ना। जब देखिएगा तो अभी बहुत सारे मामलों में पीछे हैं हम लोग। यहाँ की पर कैपिटा इनकम अभी भी उतना नहीं है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखा जाता है, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था कैसे है, उस देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, परिवहन की व्यवस्था कैसा है, संचार व्यवस्था की, मतलब कि वहाँ पे ट्रांसमिशन की व्यवस्था कैसी है। समझ रहे बात को? तो ये सारा पैरामीटर के हिसाब से दिखाया जाता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकसित नहीं है। तो देखिए देखिए जितना भी पैरामीटर हम बताएं यहाँ पर, चाहे वो एजुकेशन का हो या फिर फूड का मामला हो, खाने पीने को लेकर के भुखमरी ना हो, तो ये सारा चीज़ के हिसाब से जो देश सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम कंट्री जो भी हैं, अमेरिका हो गया,
कनाडा हो गया, रसिया हो गया, ये सब लगभग किस में आता है? विकसित कंट्री में आता है, डेवलप्ड कंट्री में आता है। लेकिन वैसा कंट्री जो अभी उतना बेहतर नहीं हुआ है, अभी बेहतर होने की प्रयास में लगा हुआ है, ठीक है। मतलब वहाँ की पर कैपिटा इनकम मतलब अमीर देशों के इतना तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा कम है। अभी गरीबी भुखमरी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब कि खराब स्थिति भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्थिति भी नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्री। जैसे भारत, जैसे चीन भी अपने आप को कहता है कि हम भी क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। देखिए डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, वहाँ पर अभी भी बहुत सारे चुनौती बना हुआ है। जैसे अभी भी भुखमरी की समस्याएं बनी हुई है, अभी भी एजुकेशन रेट उतना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाओं में, अभी शिक्षा की सुविधाओं में, और वहाँ के हर एक चीज़ों में, कल्चर के मामले में, हर चीज़ के मामले में, जब कोई क्षेत्र अभी उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ है, पिछड़ा हुआ अभी भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्री। जिसमें कि आपका भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री आ जाएंगे उसमें। उसके बाद कौन है? लिस्ट डेवलपिंग। लिस्ट डेवलपिंग यानी कि ऐसे देश जो अभी भी विकासशील भी नहीं बने हैं। सोचिए अभी अल्प विकसित हैं। अल्प विकसित का मतलब क्या? विकासशील से भी नीचे, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश इसमें आएगा, लिस्ट डेवलपिंग में आता है। अभी भी वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश के लोगों की भारत से ऊपर नहीं है, भारत से कम ही है। हाँ, हैप्पीनेस के मामले वो हमसे अच्छा है, वो साफ़ सफाई के मामले में हमसे अच्छा है। मतलब बांग्लादेश के जो आप रैंकिंग जो निकलती है, आप देखिएगा कि वहाँ पर साफ़ सफाई के मामले में हमसे कहीं बेहतर है वो, मतलब सैनिटेशन बोलते हैं उसको। वो एक करंट अफेयर्स का जब वीडियो बताएंगे तो वहाँ पे देखिएगा हर एक देशों का अपना अपना रैंकिंग जारी करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसके लिए काम करती है, तो वही रैंकिंग वो जारी करती है, ठीक है। तो ये क्या था? दुनिया में तमाम देशों को उनके हैसियत के हिसाब से बांटने का तरीका। ऐसे समझिए कि जिसका जैसा हैसियत, जो सबसे अमीर देश वो किस में आएगा? डेवलप्ड कंट्री में। जो उससे थोड़ा कम अमीर वो किस में आएगा? जैसे कि भारत हो गया। और उसके बाद कौन? लिस्ट डेवलपिंग, जो कि सबसे अभी भी गरीबी की स्थिति में अभी लगा हो। जैसे कि अफ्रीका के तो मैक्सिमम कंट्रीज में आते हैं लिस्ट डेवलपिंग, नहीं बुरुंडी होता था, फिर आपका ये कांगो, कई सारे देश हैं अफ्रीका के जो अभी भी बहुत, कीनिया वगैरह देश अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति में, वहाँ अभी भी भूखमरी की समस्या है। यमन अपना, देखिए प्रति व्यक्ति ही सिर्फ मैटर नहीं करता है ना। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय उसका ज़्यादा है, कितना ज़्यादा दे रखा है उसको? $2227। एक सेकेंड, बांग्लादेश का कितना है? $2227। और भारत का कितना है? ये डॉलर है ना? हाँ ठीक। और ये बांग्लादेश का है। और इंडिया कितना है? 1,41,000 दिखाता है। क्या वो प्रति व्यक्ति आए डॉलर में, मतलब अरे प्रभु मेरे, 1898 आता है। किसको? इंडिया। $1898 है। श्योर है आप? यही तो भी दिखा रहा है इस तरह, पता नहीं क्या है सही। आप एक बार ऐसा कीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसा है, एक बात मानते हैं, सपोज दैट कि अगर ऐसा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अगर बांग्लादेश से कम है, तो सिर्फ यही प्रति व्यक्ति आय ही मैटर नहीं करता है ना, बाकी और भी चीज़ें मैटर करता है ना। आपके देश में इंडस्ट्री का क्या हालचाल है, एजुकेशन का क्या हालचाल है ना, तो और भी चीज़ें मैटर करता है। सिर्फ एक पैरामीटर के हिसाब से आप तय नहीं कर पाओगे कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा डेवलप्ड नहीं है, या लिस्ट डेवलपिंग है। जीडीपी भी देखा है, देखिए जीडीपी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके देश का जो है पूरा जीडीपी टर्नओवर कितना है, ये भी तो देखा जाता है ना, तब ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटी हम लोग समझ में आ गया। समझना ये है कि अंग्रेज और जो मामला था, विकसित राष्ट्र और इसके बीच का जो मैटर था। तो जो विकसित राष्ट्र हैं, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री उसकी बात हम कह रहे हैं, और अल्प विकसित राष्ट्र कौन? जो अभी उतना डेवलप्ड नहीं हुआ है। जैसे इस तरफ रखते हैं हम लोग भारत को, और इस तरफ कौन है? ब्रिटेन। यहाँ पर कौन है? अब देखिए, तो विकसित राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र, देखिए जो भी विकसित राष्ट्र होगा, यानी कि जो ब्रिटेन है वो किस पर नियंत्रण कर रहा था? अल्प विकसित राष्ट्र, मतलब भारत पर वो क्या कर रहा था? नियंत्रण कर रहा था। लेकिन किस तरह का नियंत्रण था? ये कंट्रोल कैसा कंट्रोल था? वो भारत के राजनीतिक मामलों में कंट्रोल कर रहा था ना। यहाँ के राजवाड़ों से ज़बरदस्ती सहायक संधि करवाया जाता था ताकि भारत की जो राजनीतिक संरचना हो किसके पक्ष में हो। अभी देखिएगा कि बंगाल में नवाब को भी हटा करके बंगाल की गद्दी को डायरेक्ट ले लेता है, वो लेता है ना।
यानी कि भारत अभी बंगाल ही क्या, फिर मैसूर वाले मैटर में हम लोग देखे थे कि टिप्पू सुल्तान को उसके साथ जो श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के बाद मतलब पूरा मैसूर पर भी कब्जा कर लेता है, धीरे धीरे करके मराठे वाले क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेता है। तो ये क्या है, क्या ये राजनीतिक नियंत्रण नहीं है? बोले है कि नहीं? उसके बाद आर्थिक नियंत्रण, टैक्स कौन लगा रहा है? भारत में कर कौन लगा रहा है? टैक्स वसूल कौन रहा है? ब्रिटेन। भारत से कच्चा माल कौन लेके जा रहा है कम दामों में? कौन ले जा रहा है? ब्रिटेन। तो ये क्या हमारा आर्थिक नियंत्रण नहीं हुआ? हमारे अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण वो किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण भी करता है। यहाँ पे जितने भी कई सारे जो भारत में जो प्रचलित प्रथाएं थी उस पर भी वो प्रतिबंध लगाता है कि नहीं? जैसे सती प्रथा पे रोक लगाया, दास प्रथा पे रोक लगाया, हालांकि अच्छा बातें लगाया, लेकिन हमारे सामाजिक मामलों पर भी नियंत्रण कर रहा है कि नहीं? वो कह रहा है कि अब आपको सती प्रथा अगर कोई करता है तो उसको हम क्या करेंगे? उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपके जो सामाजिक नियम था उसके खिलाफ भी क्या कर रहा है? वो आपके समाज पर नियंत्रण कर रहा है। वो कई प्रकार के कानून ला, जैसे एक रॉलेट एक्ट, आगे चल के देखिएगा, रॉलेट एक्ट लाता है, ना वकील ना दलील, कुछ नहीं। अगर आपको देख लेगा कहीं रोड पर इधर उधर बौखते हुए, तो आपको कहीं से भी सरकार को बस ये लगना चाहिए कि आप एक कोई गैर गतिविधि कार्य में लगे हुए हैं, मतलब कोई गलत काम में लगे हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे हैं। सरकार को अगर लगा तो आपको उठा के लेके चला जाएगा, जैसे इमरजेंसी के दौर में होता था, इंदिरा गांधी के टाइम में। समझ में आया? तो क्या वो आपके सामाजिक नियंत्रण नहीं कर रहा है? आपके समाज पर कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? उसके बाद सांस्कृतिक संरचना। सांस्कृतिक तो बहुत बड़ी बात होती है। कल्चरल मतलब आपका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, अब तो सब कुछ बदल रहा है ना। जब लोग पहले की तुलना, पहले लोग क्या पहनते थे? देसी कपड़ा पहनते थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा? अंग्रेज जो माल वहाँ से बना कर लाए हैं, कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ जो औद्योगिक क्रांति के माध्यम से जो कपड़े बनते थे वही तो भारत में बिकते थे ना। तो अब भारत के लोग देसी वस्त्र ना पहन के कौन सा वस्त्र पहनेंगे? विदेशी कपड़ा। तो हमारा अब रहन सहन बदला कि नहीं? पहनावा बदला कि नहीं बदला? बोलने चलने की बातें भी बोलने चलने का ढंग भी बदला। क्यों? पहले लोग यहाँ पर केवल हिंदी में बोलते थे, मतलब कहने का मतलब हिंदी, खड़ी हिंदी का जो समय जो प्रचलन चल रहा था, अवधी में, कोई मगही में जो क्षेत्रीय भाषा चल रहा था, अब तो लोग इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। तो एक नया भाषा आया कि नहीं? तो हम क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर लोगों का रहन सहन, खान पान, हर चीज़ का तरीका अंग्रेजों से प्रेरित होने लगा। अब लोग यहाँ पर अंग्रेजों के नकल करने लगेंगे। यही तो मेरे भाई सांस्कृतिक परिवर्तन है। क्या अभी सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हो रहा लोगों का? क्या आप लोगों का खान पान का तौर तरीका नहीं बदला है? बिल्कुल बदला है। पुराने समय में जब आपके फादर लोग, जब आपके दादाजी लोग के साथ जब जाते होंगे कभी किसी रेस्टोरेंट में, मतलब होटल कह लीजिए, वो लोग क्या खाते होंगे? बहुत ज़्यादा होगा तो चिकन मटन खा लिए, ज़्यादा तो ज़्यादा दही चूड़ा खाते थे लोग। दही चूड़ा रसगुल्ला खा लेते थे तो लगता था बाप रे बाप बहुत बड़ा चीज़ हो गया। और अभी जब लोग कोई रेस्टोरेंट जाता है तो क्या खाता है? उसको चाहिए पिज्ज़ा, बर्गर चाहिए, मोमोज, है ना, मोमोज चाहिए, एग रोल चाहिए। अभी खाने का इतना सारा अच्छा वैरायटी आ गया है। वो पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली, चिल्ली सब में मिर्ची डाल दो, सब चिल्ली बन जाता है ना। टमाटर चिल्ली, जो चिल्ली बनाना है सब चिल्ली बन जाता है। तो अभी के लोगों का खान पान जो बदला है, क्या वो दूसरे देशों से प्रेरित नहीं है क्या? कहते भी हैं लोग कि अभी भारत में पश्चिमीकरण का दौर चल रहा है। ये भी तो सांस्कृतिक बदलाव है। क्या ये सांस्कृतिक नियंत्रण नहीं है? देखिए अभी भी सांस्कृतिक नियंत्रण चल रहा है। अक्सर देखिए जो गरीब देश होता है वो किसको फॉलो करेगा? अमीर देश को। अभी हिंदी वर्सेस इंग्लिश का मामला तो देखिए, अभी अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के, अंग्रेजी भाषा को लेकर के जो हमारे मन में जो एक रिस्पेक्ट होता है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वही सबसे बड़े जो ज्ञानी होते हैं, ये रिस्पेक्ट कैसे आया मेरे मन में? और हिंदी को लेकर के रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि लगता है कि नहीं, इंग्लिश अमीरों की भाषा है। और हम चूँकि अक्सर देखते हैं जो अमीर लोग होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं और उनको लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो आपको लगा नहीं ये बंदा जो बात बोलता है ना वही हमें भी नकल करना है। तो अक्सर लोग नकल किसका करता है? गरीब लोग अमीर लोगों का नकल करता है, ना कि अमीर लोग गरीब लोगों का नकल करता है। बात समझ में आया? इसलिए भारत में ये कल्चरल रिवॉल्यूशन जो चल रहा है, जिसको कि सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं, वो अक्सर इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो विकसित राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र पर वो क्या किए हुए हैं? नियंत्रण। क्या आज नियंत्रण नहीं है क्या?
अभी भी विकसित देश अल्प विकसित देश पर नियंत्रण किए हुए हैं, लेकिन वो किस माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। और पहले कैसे चलता था? पहले चलता था सीधा आपके घर में आ गए और सारा रूल रेगुलेशन आप उसके हिसाब से चलेगा। मतलब पहले कोई सोवर्निटी नाम का चीज़ नहीं था, समझ रहे ना? तो ये चीज़ अभी है। अभी हर एक देश, लगभग करीब करीब हर एक देश अपना फैसला खुद करता है। हाँ, लेकिन व्यापार के मामले में पिछड़ जाते हैं। जैसे भी चीन, अभी चीन पूरे देश दुनिया पे कंट्रोल किए हुए है। जहाँ भी देखिए सभी जगह चीन का प्रोडक्ट ही बिकता है। तो ये क्या है? ये भी तो हमारा कह सकते हैं व्यापार के माध्यम से भी तो दुनिया पे नियंत्रण चल रहा है। पढ़ेंगे कभी इस बारे में, जब ट्रेड वॉर एक शब्द होता है, व्यापारिक युद्ध बोलते हैं, वो आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे वहाँ पे डिटेल में बताएंगे। तो क्या देखते हैं कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना पर क्या हो रहा है? नियंत्रण कर रहा है। कौन? ब्रिटेन। किस पर? भारत में। यानी ऐसे भी समझ लीजिए कि विकसित राष्ट्र किस पर नियंत्रण कर रहा है? अल्प विकसित राष्ट्र पर नियंत्रण कर रहा है। और वो भी नियंत्रण क्यों कर रहा है? एक ही फायदा है मेरे भाई, क्या? लाभ कमाना, प्रॉफिट। ये इतना तामझाम इसलिए कर रहा है ताकि उसको क्या मिल सके? प्रॉफिट मिल सके। तो लाभ कमाने का ये जरिया था। और इसी पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? कोलोनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? कोलोनिज्म। कोलोनिज्म। ये वाद का मतलब ये होता है दर्शन। ये कैसा दर्शन है? उपनिवेश वाला दर्शन है कि जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है। किस तरह का गुलाम? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ये सारा संरचना पर जब नियंत्रण करता है तो वो देश इस देश का क्या बन जाता है? गुलाम बन जाता है। तो भारत के लिए ये देश क्या हो गया? मातृदेश। भारत के लिए ये देश क्या कौन हो गया? ब्रिटेन मातृदेश हो गया। और हम लोग क्या हैं? गुलाम। तो ये जो पूरा संरचना देख रहे थे, और इस संरचना को सही से उजागर किन्होंने किया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इसके जो समीक्षक थे, इन्होंने एनालिसिस किया। समीक्षा का मतलब क्या होता है? उसको सही से एनालिसिस किया। इन सारे संरचना को जो बतलाया, वो बतलाया किसने? दादा भाई नौरोजी, मेजर BD बसु। अक्सर देखिएगा एग्जाम में केवल आपको यही पूछा जाता है, लेकिन अभी के एग्जाम का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब केवल एक ही ऑप्शन नहीं देगा। कभी कभी हो सकता है कि मेजर BD बसु दे दे, हो सकता है कि रमेश चंद्र दत्त देते, इसको RC दत्त बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में शॉर्ट में RC दत्त, यानी कि रमेश चंद्र दत्त, और GV सुब्रमण्यम अय्यर। तो अभी के एग्जाम के हिसाब से आपको चारों का चारों नाम पता होना चाहिए। एक भी नाम अगर आप मिस करते हैं तो एग्जाम में आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। हो सकता है ना कि दादा भाई नौरोजी ना दिया, उसको भी पता है, एग्जामिनर को पता है ये दादा भाई नौरोजी रट्टा मार के आ जाता है। समीक्षक मतलब ये ब्रिटिश का जो पूरा सिस्टम है, धन को निकास करने का जो तरीका है, मतलब कि ब्रिटेन भारत पर नियंत्रण जो किया है, किस तरीके से किया और इससे भारत को कितना नुकसान हुआ। दरअसल ये लूट था, धन का लूट। इस धन के लूट को जो है इन चारों लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। अब जो लोग ऑप्शनल पढ़ते हैं, हिस्ट्री जो लिया होगा, वो क्या पढ़ेगा? ये अपना इनका अपना थ्योरी पढ़ेगा कि दादा भाई नौरोजी ने किस हिसाब से कहा कि ये धन की लूट है, मेजर BD बसु ने किस हिसाब से कहा, रमेश चंद्र दत्त ने किस हिसाब से कहा, और GV सुब्रमण्यम अय्यर ने किस हिसाब से कहा। ये यहाँ से चला जाता, किधर? ऑप्शनल का टॉपिक चला जाता था। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं उपनिवेशवाद एवं उसके चरण, किस किस तरीके से भारत को गुलाम बनाया गया, किस किस एज में क्या क्या हुआ, वो हम लोग आराम से डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको पॉज करते हैं, फिर हम बोर्ड पे रब करके लिखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं उपनिवेशवाद एवं उसके चरण, मतलब क्या स्टेज। उपनिवेश जो बनाया गया भारत को, किस किस तरीके से बनाया गया और किस किस स्टेज में बनाया गया। अब देखते हैं सबसे पहले जो एक स्टेज था जो भारत में 1757 से लेकर के 1813 तक चला। देखिए ये डेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और 1813 में मुक्त व्यापार को ख़त्म कर दिया था। मतलब भारत में अब यूरोप के कई सारी कंपनी आकर व्यापार करेंगे, ये बात हुआ था। मतलब पहले क्या होता था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, जबकि 1813 में क्या हुआ, यूरोप में और भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी कई सारी कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आया। वो तो बताएंगे आपको अलग से। फिर ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1757 से लेकर के 1813, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं व्यापारिक पूंजीवाद। मतलब क्या, व्यापार के माध्यम से पूंजी बनाया। समझ रहे हो, व्यापार के माध्यम से क्या किया, पूंजी बनाया। और ऐसे समझिए इस समय 1757 से लेकर 1813 के टाइम में ब्रिटेन का ध्यान केवल और केवल किस पर रहा, व्यापार करने पर रहा। वो व्यापार करने के अलावा कुछ और चीज़ में दिमाग लगा ही नहीं रहा था।
उस समय ब्रिटेन के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं चल रहा था कि हमको भारत को गुलाम बनाना है, यहाँ के हर एक मामलों में, सामाजिक मामलों में भी जो हस्तक्षेप करना है। मतलब उस समय को प्लान वैसा नहीं था। रेलवे का विकास उस समय को प्लान में नहीं था उनका। हिलाइए मत, हाँ ठीक है। उसके बाद देखते जब अगला 1813 से 1860, अब 13 के बाद 60 के आसपास क्या होता है, क्योंकि 60 में हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष शासन होगा, क्योंकि 1857 की जब क्रांति होती है, क्रांति के बाद क्या होता है, कंपनी का शासन खत्म होकर के अब शासन किसका होगा, ब्रिटेन की महारानी का शासन होता है। और इस दौर में यहाँ पर औद्योगिक पूंजीवाद हो रहा है। क्या हो रहा है, औद्योगिक पूंजीवाद, मतलब ये इंडस्ट्री के लिए जो है यहाँ पर दिमाग लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी तरह से दिमाग ये सोच लिया है कि हमको किसी भी तरह से क्या करना, औद्योगिक पूंजीवाद, मतलब पूंजी बनाना किसके लिए, उद्योग के लिए। अभी इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा सोचेगा, अब यहाँ पर उद्योग धंधे के बारे में सोचेगा। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी चल रहा है वहाँ पर, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लग रही है, और फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। और वो कच्चा माल का जो है व्यवस्था जो है भारत से किस तरीके से करता है वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद स्टेज क्या आता है, वित्तीय पूंजीवाद। वित्त मतलब क्या होता है, फाइनेंस जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर वित्त को जुटाने का तरीका करेगा, फाइनेंस को जुटाने का तरीका क्या करेगा, यहाँ पर रेलवे का विकास करेगा। रेलवे का विकास में पता है क्या हुआ था, जब रेलवे का विकास हुआ था तो ये रेलवे पर जो यहाँ जो पटरी बिछाया गया था, इसका पैसा कौन दिया था, ब्रिटेन की सांसद और वहाँ के पूंजीपति दिए थे। और वो पैसा जो है कंपनी क्या बोल कर लिया था कि आप हमें पैसा दो, हम भारत में पटरी बिछाएंगे और उससे जो भी लाभ होगा उसका 15% गारंटी आपको साथ हम देंगे। समझ रहे हैं, किसी भी शेयर पे अगर 15% का प्रॉफिट बोले कोई कि आप 100 रुपया लगाओ, आपको 15 रुपया डेफिनेटली, वो भी गारंटी के साथ, ऐसे वैसे नहीं। अक्सर शेयर मार्केट में क्या होता है, आप पैसा लगाते हो, पैसा प्रॉफिट हो भी सकता है और प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने वहाँ के जो लोगों के जो अमीर लोग थे वहाँ से जो पैसा लिया था, वो ये बोल कर लिया था कि आप हमें पैसा दो, हम भारत में रेलवे का विकास करेंगे और उससे जो भी फ़ायदा होगा, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो हम समझेंगे, लेकिन आपको हम 15% प्रॉफिट के साथ, हम गारंटी के साथ आपको लौटाएंगे। तो वहाँ के लोगों को भी लगा यार, अब ये गारंटी जब ले रहा है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, और 100 रुपये पे 15 रुपया दे रहा है, तो कोई भी खुश हो जाएगा ना। तो ब्रिटेन के मतलब कि कंपनी को यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा फंडिंग मिला, पैसा मिला, तो उसी पैसे से क्या किया, भारत में रेलवे का विकास किया। और देखिएगा जब रेलवे का विकास आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर डिटेल बताएंगे कि जितना खर्चा भारत में यहाँ पर रेलवे में, जैसे 1 किलोमीटर बिछाने में जितना पटरी पे खर्चा पड़ा, और ब्रिटेन में 1 किलोमीटर की पटरी बिछाने में जितना खर्चा पड़ा होगा, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा यहाँ भारत कर दिया, मतलब भारत में हुआ। ये खर्चा जानबूझ कर किया गया था। कभी कभी देखते हैं कि किसी पुल को बनाने में खर्चा जानबूझ कर ज़्यादा होता है ताकि उसे प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये एक तरह से क्या था, ये भी करप्शन का। एक तो रेलवे के वजह से भारत का बेड़ा गर्क जो हुआ तो हुआ ही, साथ ही साथ इस रेलवे को बिछाने में भारत का बहुत सारा धन बर्बाद हुआ। भारत का भी धन बर्बाद हुआ, और ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे उनका बर्बाद क्या हुआ, उनको तो प्रॉफिट से मतलब था। और धन किसका बर्बाद हुआ, हम लोगों का हुआ। तो ये क्या था, एक बहुत बड़ा पूंजी के माध्यम से वित्त। किसी से जब आप कर्ज लेते हो, वो क्या है, पैसा क्या, कर्ज ही तो, वित्त ही तो है। जैसे बैंक आपको पैसा देती है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक फाइनेंशियल सिस्टम है, एक वित्त व्यवस्था है। वो क्या देती है, आपको लोन देती है, और बदले में आप क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो। तो वहाँ भी तो वही चल रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने लोगों से, वहाँ के उद्योगपति से, वहाँ के पूंजीपति लोगों से पैसा लेती थी। अब बोला 15% की गारंटी के साथ आपको हम पैसा लौटा देंगे। तो ये क्या था, पूंजी लिया कि नहीं, वित्त लिया कि नहीं। ठीक है, अब देखिएगा इसी टाइम में बैंकिंग का विकास होता है। भारत में बहुत मतलब भारत में कई प्रकार का बैंक बैठता है, तो बैंकिंग सिस्टम यहाँ से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे जहाज रानी उद्योग का विकास होता है। अब यहीं पर जो बड़े बड़े जहाज वगैरह बनाए जाएंगे, तो ठीक है, जहाज रानी मतलब क्या, वही जहाज, बड़े बड़े जहाज वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद बागानी कृषि में निवेश करेगा। अब ब्रिटेन क्या करेगा, यहाँ पे असम में, दार्जिलिंग में चाय की बागानों पे खर्च करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसमें भी फायदा था। अभी चाय का खपत था ना भाई ब्रिटेन में, तो चाय कैसे मिलेगा उसको, यहाँ पर पूंजी लगाया। देखिए बागानी कृषि में वही मतलब कि जैसे गन्ने की खेती, चाय की खेती कौन कर सकता है, जिसके पास पूंजी है वही कर सकता है। सभी लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके पास मोटा पूंजी है वही चाय की खेती कर सकता है, क्योंकि उसमें एक मुश्त मोटा पूंजी लगता है। तो आप देख रहे हैं जहाँ भी मोटा पूंजी का ज़रूरत है, सभी जगह पर इन्वेस्ट कौन कर रहा है, ब्रिटेन। और ये सारा स्टेज, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जहाज रानी उद्योग हो, चाहे बागानी कृषि हो, सभी में किस चीज़ की ज़रूरत है, पूंजी की ज़रूरत है। तो पूंजी के लिए किसी न किसी से आप क्या करोगे, कर्ज लोगे। इस कर्ज लेने के व्यवस्था को क्या बोलते हैं, वित्त व्यवस्था बोलते हैं।
फाइनेंस सिस्टम कहते हैं। तो ये ब्रिटेन अलग अलग स्टेज में अपना मूड बदलते जा रहा है। पहले केवल व्यापार के लिए सोच रहा था, उसके बाद बोला कि नहीं यहाँ पर उद्योग, अब व्यापार से ध्यान हटा के अब बोला नहीं इंडस्ट्री भी चलाएंगे, उद्योग धंधा स्थापित करेंगे। अब इसके बाद वो क्या बोलेगा, बोलेगा नहीं अब थोड़ा सा मोटा पूंजी भी लगाएंगे ताकि भारत को और अच्छे तरीके से लूटा जाए। पहले भारत की लूट कम थी, उसके बाद लूट क्या हो गया, बढ़ा, और अब लूटने का तरीका और ज़्यादा बदल गया। तो ये लूटने का अलग अलग तरीका है, इसी को हम लोग बारी बारी से एक एक पॉइंट करके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में क्या हुआ और इस स्टेज में क्या हुआ। इसलिए ब्रिटिश के जो कालखंडों को 3 भाग में बांटा। एक 1757 से 1813, क्योंकि प्लासी का युद्ध से बंगाल का लूट शुरू हुआ था, और 1813 तक, जब तक कि मुक्त व्यापार नहीं आया था। उसके बाद 1813 से 1860 औद्योगिक पूंजीवाद, और तीसरा क्या है, वित्तीय पूंजीवाद। देखिए कैसे समझते हैं। तो अब देखिए व्यापारिक पूंजीवाद में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भारत के व्यापार पर एकाधिकार किया। एकाधिकार मतलब क्या होता है, मोनोपोली। अब क्या किया यहाँ पर ब्रिटेन, भारत में जितने भी प्रकार के व्यापार चल रहा था वो धीरे धीरे वो व्यापार पर किसका अधिकार हो जाएगा, ब्रिटेन की कंपनी चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हमारे अलावा कोई भी दूसरा व्यापार ना कर सके। देखिएगा वो इसके लिए फ्रांसीसियों से लड़ाई करते हैं, डचों को पराजित करते हैं। मैंने पढ़ा, आपको पहले पढ़ाए थे ना कि सभी कई सारे विदेशी शक्तियों को भी हराते हैं वे, और साथ ही साथ भारत के नवाबों को भी हराते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई कर ना लगाए। भारत की कोई क्षेत्रीय जो यहाँ का जो लोकल जो था, मतलब जो कंपनी क्या कह सकते हैं, यहाँ के जो भारत के जो व्यापारी थे, भारत के व्यापारी भी व्यापार नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा कि 1717 में जो फरीदशेर जो शाही फरमान जारी किया था, वहाँ से इनका मूड बदला और धीरे धीरे वो क्या करेगा, अब ये शाही फरमान का मिसयूज़ करेगा। मतलब कि उसी शाही फरमान का इस्तेमाल करके किसको व्यापार करना है, किसको व्यापार नहीं करना है, ये परमिशन कौन देगा, ब्रिटेन देता है। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, भारत के संपूर्ण भारत के व्यापार पर वो क्या करेगा, एकाधिकार करेगा। क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा कंपनी वो कंपटीशन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी दूसरे कंपनी को कंपटीशन में खड़ा ही नहीं होने दे रहा था। वो तो 1813 के बाद जब ब्रिटेन की सांसद बोली कि नहीं अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार क्यों करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी कंपनी व्यापार करेगी, उनको भी मौका दो। फिर 1833 में देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग पूरी तरह से मतलब व्यापारिक एकाधिकार पे ख़त्म ही कर दिया था उसको। बोला कि मतलब सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि ये जो ईस्ट इंडिया, देखिए ब्रिटेन में जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो कोई एक कंपनी क्या पूरा कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी। तो ब्रिटेन की सांसद को लगा कि नहीं, जब ये अकेले इतना लूट कर ला सकता है तो क्यों ना और भी कई सारी कंपनी को मौका दें। तो ज़्यादा कंपनी को भारत भेजेंगे तो लूटेगा भी तो ज़्यादा। समझ रहे हैं, ब्रिटेन में डिमांड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से वो डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा था। तो जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी में जब वो डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा था तो ऐसे में कई सारी कंपनियों को मौका मिलेगा। इस टाइम में देखिएगा क्यों मौका मिला, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय क्या चल रहा था, औद्योगिकरण चल रहा था। और औद्योगिकरण का मतलब क्या, अब वहाँ पे फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में क्या चाहिए, कच्चा माल ज़्यादा चाहिए था, तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए। अब तो रॉ मटेरियल कोई एक कंपनी पूरा कर पाएगा क्या, नहीं। इसीलिए इस चरण में देखिएगा कि ब्रिटेन के, यूरोप के और भी कई सारी कंपनी आ जाते हैं। ब्रिटेन की कंपनी, यूरोप की तो बात नहीं कर रहे हैं, यूरोप में तो फिर फ्रांसीसी डच लोग भी आएंगे, है ना, क्योंकि ये उपनिवेशवाद में उसके चरण में, हालांकि फ्रांसीसी हो चाहे डच हो, सभी लोग तो उपनिवेश ही बनाना चाह रहे थे, है ना। अब आगे देखिए दूसरा क्या देख रहे हैं कि वो जो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे थे, आखिर राजस्व प्राप्ति पे ध्यान दे रहे थे कि वो किसी तरह से राजस्व की प्राप्ति को अगर हम सुनिश्चित कर लें, वो कैसे करेगा, वो राजस्व प्राप्त करे, कैसे करेगा, राजनीतिक प्रभाव बना के। उसके लिए वो क्या करेगा, रेगुलेटिंग एक्ट लाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट करे वो सहायक संधि लाएगा। सहायक संधि में क्या होता था कि हम आपको क्या देंगे, सेना, और बदले में हमको क्या चाहिए, धन। तो धन ही तो चाहिए था, ये क्या चाहिए था, धन ही तो चाहिए था। अब धीरे धीरे क्या करेगा, वो पूरी तरह से उस क्षेत्र पे कैप्चर कर लेगा, तो राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा करके राजस्व की प्राप्ति पर ध्यान देगा। अगला तरीका क्या है कि भारत से कम मूल्य, मतलब कि कम मूल्य पर वस्तुओं की खरीद करेगा, मतलब सस्ते दाम पर यहाँ पर सामान को खरीदेगा और यूरोप के बाजार में जाकर क्या करेगा, बेचेगा, मतलब प्रॉफिट कमाएगा। अभी यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं। सीधी बात है, इस समय भारत से जो भी कच्चा माल खरीद के ले जाता था वो सीधा वहाँ जाके बेच देता, जैसे मसाले, रेशम,
वो क्या करेगा, ले जाएगा यहाँ से और ले जाके क्या करेगा, बेच देगा, ज़्यादा मुनाफा भी बेचेगा। आपको याद होगा कि वास्को डिगामा जब आया था भारत, तो जब यहाँ से जो भी मसाले वगैरह जो भी यहाँ से लेकर गया था तो लगभग 60 गुना ज़्यादा कीमत पे बेचा था। तो ब्रिटेन के लोग भी तो प्रभावित थे उनसे, तो वो भी तो वही चीज़ करेंगे, यहाँ से कम मूल्य पर वस्तुओं की खरीद करेंगे और वहाँ जाकर क्या करेंगे, अधिक मूल्य पे बेचेंगे। अगला क्या हो रहा है, ब्रिटेन क्या करेगा, अपने जितने भी यूरोपीय प्रतिद्वंदी था, जो कॉम्पिटिटर था, सबको क्या करेगा, धीरे धीरे निकालेगा, सबके साथ लड़ाई करेगा। पढ़े थे ना वाडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों को जो पराजित किया था। फिर डचों के साथ भी कई सारे युद्ध हुए थे, पुर्तगाली के साथ भी होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी को क्यों बाहर करते हैं, ताकि वो चाहते थे कि भारत के व्यापार पर क्या हो, केवल और केवल हमारा एकाधिकार हो। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि बंगाल के राजस्व से वो क्या कर रहे थे, अब जो यहाँ पर कच्चा माल जो खरीद रहे थे, क्या वो अपने घर से पैसा ला रहे थे, नहीं, शुरुआत में तो ला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे 1757 के बाद जो प्लासी का युद्ध के बाद जब धीरे धीरे जो कठपुतली नवाब बनते चला गया, उसी कठपुतली नवाब से जो पैसा उसको मिला, उसी पैसे से यहीं पर कच्चा माल खरीदा और उसको अधिक लाभ में बेच दिया। मतलब पूंजी लगाने के लिए पैसा यहीं के नवाबों से मिल जाता था। तो बंगाल के राजस्व से ही, क्योंकि बंगाल में उस समय कठपुतली नवाब चल रहा था, मीर जाफ़र, मीर कासिम, है ना, नजमुद्दौला, इन सारे लोगों के माध्यम से बंगाल से राजस्व प्राप्त करते थे और वो वस्तु खरीद कर क्या करते थे, अधिक मूल्य पर यूरोप में जाकर के बेच देते थे। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, वो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। ये 5 नंबर नहीं समझ में आया। अरे बंगाल के राजस्व से वस्तु खरीदते थे, मतलब बंगाल के राजस्व से जो पैसा मिलता था, मतलब बंगाल के नवाब के माध्यम से जो पैसा मिलता था, वो पैसा क्या करे, उसी पैसे से यहाँ पे सामान खरीदता था और ले जाकर के यूरोप के बाजार में जाके बेच देता था। राजस्व मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू सीधा बात है। वो रेवेन्यू क्या होगा, यहाँ के किसानों से जो कर लेते थे वही तो रेवेन्यू है, और क्या है, राजस्व तो कहेंगे ना। तो बंगाल के ये राजस्व कहाँ से मिलता था, ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता ये लिखिए कि बंगाल के नवाब से प्राप्त राजस्व। समझ में आया कि तुम लिख दे सीधा बंगाल के राजस्व, क्योंकि बंगाल के राजस्व किसके पास जाता था, आखिर जाता था तो अंग्रेज के पास ही ना। सिर्फ कठपुतली नवाब कौन था, जो कठपुतली नवाब का काम क्या था, उनके पास क्या था, उत्तरदायित्व था लेकिन शक्ति नहीं था। पढ़ाए थे ना आपको, जबकि अंग्रेजों के पास क्या था, शक्ति था, उत्तरदायित्व नहीं था। तो शक्ति कहाँ से आया, हवा में थोड़ी आया था, ये शक्ति पैसा से आया। ठीक है। उसका अगला पॉइंट क्या देखते हैं कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। अब ये क्या मतलब हुआ, अब यहाँ के मामलों में धीरे धीरे हस्तक्षेप करेंगे और घेरे की नीति, घेरे की नीति का मतलब क्या, अब धीरे धीरे भारत को घेरने का कोशिश करेगा। हाँ, अंग्रेज वो जान समझ में आ गया 1813 तक आते आते कि भारत के कई सारे मामलों में, जब तक आप भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में, सामाजिक मतलब समझ ही रहे हो कि भारत के समाज में कई सारे चलते हैं प्रथा, जैसे गोद वाले प्रथा, उसको ख़त्म किया, देखिएगा। उसके बाद सांस्कृतिक बोलचाल, रहन सहन, भाषा, ये सब कैसे बदलेगा, इसको ब्रिटिश एजुकेशन दो, ब्रिटिश शिक्षा दोगे, उसका बोली चाली क्या होगा, बदल जाएगा। क्योंकि वो क्या चाहता था, आपके मामलों में ब्रिटेन आखिर हस्तक्षेप क्यों कर रहा था, इसलिए कर रहा था ताकि उसके सामान को आप खरीदो। अभी आप एग्जांपल देखिए, अभी जो टीवी में जो ऐड चलते हैं, चलता है ना, जैसे तनिष्क ज्वेलरी का जो ऐड चल रहा था कि तनिष्क जो है केवल रॉयल लोग पहनते हैं। अब ये ऐड के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आप भी रॉयल बनना चाहते हो तो क्या खरीदना पड़ेगा, तनिष्क खरीदिए, आप भी रॉयल्टी प्राप्त कीजिए, आप भी राजाओं के साथ, शहंशाह के साथ आप बनिए। तो वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि वो चाहता क्या है, सीधी सी बात, वो चाहता है आप उसका सामान खरीदो। उस सामान को बेचने का एक अलग अलग तरीका है, कोई इमोशनली, है ना, जैसे घड़ी जो एक सर पे घड़ी जो एक डिटर्जेंट, वो क्या बोलता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मतलब ये क्या है, अब इसके मीम्स में कई सारे लोग डुअल मीनिंग भी निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन जो घड़ी का जो बेचने का जो डिटर्जेंट जो कंपनी है, वो क्या चाहती है, वो बेचने का अलग अलग तरीका है, सबका स्लोगन है। अभी तो सबसे मजे की बात है जो विमल पान मसाला वाला है, कि केवल शाही लोग ही विमल पान खाते हैं, मसाला मतलब गुटखा खाने के लिए सिखा रहा है यार, बताओ, मतलब गुटखा खाने के लिए रॉयल तरीके से सिखा रहा है आपको, और लोग भी प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं खाना चाहिए। वो चाहता क्या है, वो सीधी सी बात है, वो आपके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है।
वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि आप भी अगर दूसरों से बेहतर बनना चाहते हो और दूसरों से अलग देखना चाहते हो तो आप हमारी चीज़ों को फॉलो करो। और क्या है, समझ में आया? तो ये सारा जो आप तरीका देख रहे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, व्यापारिक पूंजीवाद। क्लियर हुआ? ये अलग अलग तरीके से वो देखिए, अभी भी अंग्रेज के दिमाग में कहीं भी वो नहीं चल रहा है इंडस्ट्री वगैरह कुछ चल रहा है क्या? कच्चा माल खरीदो बेचो। कच्चा माल क्या मतलब, सीधी सी बात है, यहाँ से क्या ले जाएगा? अनाज ले जाएगा ताकि वहाँ खाने पीने का दिक्कत ना हो। उसके अलावा यहाँ पे मसाले ले जाएंगे, सबसे मेन तो मसाला था। यहाँ से कभी कभी वो मोती या कोई माइनिंग वगैरह का जो कोयला वगैरह भी ढो के ले जाता था। तो सीधी सी बात है, वो अपने घर की ज़रूरतों को कच्चा माल के रूप में यहाँ से ले जाता था और वहीं रख लेता था। अभी कोई तैयार माल वहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में औद्योगिकरण होने लगा, वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनने लगी, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास इनकम क्या हुआ, बढ़ा। वहाँ अच्छा देखो, जो कंपनी जो धीरे धीरे व्यापार करके जो लाभ कमाया, उस पैसे से क्या करेगा, फैक्ट्री बैठाएगा ना। अब ब्रिटेन में ये जो दौर है 1813 से लेकर 1860 का दौर है, ब्रिटेन में इस समय बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित करेगी। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ होगा, जिसके पास पैसा होगा। आपके पास पैसा हो जाएगा, कल आप भी फैक्ट्री बैठा सकते हो, लेकिन वो पैसा के लिए पूंजी जमा करना पड़ता है ना, पूंजी जुटाना पड़ता है। और उस पूंजी को जुटाया अंग्रेजों ने इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में चला क्या, सिर्फ और सिर्फ पूंजी को बनाया, और उसी पूंजी को अब इन्वेस्ट करेगा कहाँ, अब बड़ी बड़ी वहाँ पे फैक्ट्री बनाएगा। कल तक जो कपड़े हाथों से सिलाई होती थी, चरखों से सिलाई होती थी, अब वो कपड़े कैसे बनेंगे, मशीन के माध्यम से बनेगा। और मशीन के माध्यम से बनेगा, वो कपड़ों की क्वालिटी भी बेहतर होगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। पहले दिन भर में अगर 10 कपड़ा बनता था, और दिन भर में कम से कम 1000 कपड़े बनेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा सेलिंग, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। तो अब देखिए, सीधी सी बात है, लोग चाहेंगे ना प्रॉफिट हमारा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसी के लिए क्या करेगा, वहाँ पर 1813 से लेकर के 1860 के बीच में ब्रिटेन में जो औद्योगिक पूंजीवाद का जो टाइम था, अब देखिए पे उद्योग का जो है मामला कैसे बढ़ता है। सबसे पहला बात ये देखिए, इससे क्या हुआ, देखिए ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति हुआ, लेकिन भारत में क्या हो गया, भारत में जितने भी उद्योग थे, छोटे मोटे उद्योग, उनका क्या हो गया, बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद होगा, अब जो ब्रिटेन वाले यहाँ से जो कच्चा माल कॉटन लेकर जाते थे, जो कपड़ा वहाँ बनाते थे, अब वो कपड़ा जब भारत लेकर आएगा तो यहाँ के लोग कौन सा कपड़ा ज़्यादा पहनना पसंद करेंगे, खादी वाला पहनेगा, ये वाला पहनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो कॉटन से जो मशीन से जो कपड़ा बनेगा, उसकी स्टिचिंग की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, वो ज़्यादा फटेगा भी नहीं, मजबूत भी होगा। इसलिए लोग धीरे धीरे यहाँ के लोगों का कपड़ा खरीदना बंद कर दिया और ब्रिटेन के जो सामान बनते थे उसको परचेज़ करना शुरू किया। तो इससे क्या होगा, यहाँ के जो व्यापारी है उनका क्या होगा, हालत ख़राब हो गया। जैसे अभी दिवाली का टाइम गुजरा तो क्या देखे उसमें कि अभी जो चीन के जितने सारे जो झालर आ गए सस्ते सस्ते, इस वजह से जो भारत में जो दिया वगैरह जो पहले जो ज़्यादा यूज़ करते थे, अब बेचारों का जो कुम्हार की हालत ख़राब है, क्योंकि अब कोई मिट्टी का दिया उतना खरीदना नहीं चाहता है। तो आखिर यहाँ के उद्योग का क्या हुआ, पतन हुआ ना। ये भी तो छोटा मोटा कुटीर उद्योग था ना भाई, भारत में कोई बड़ा उद्योग उस समय नहीं था, लेकिन छोटा मोटा उद्योग तो था। चरखा उद्योग था, खादी उद्योग था, मतलब चरखों के माध्यम से कपड़ा बनता था, माचिस उद्योग था। तो ये कई छोटे मोटे जो उद्योग थे उनका क्या हो गया, पतन हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं कि भारत से कच्चे माल का वो निर्यात होता था। निर्यात मतलब क्या, माल जाना, एक्सपोर्ट करना, और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आयात। मतलब भारत से कच्चा माल जाएगा और वो माल वहाँ जाके बनेगा, और वहाँ से क्या होगा, ब्रिटिश निर्मित वस्तु, जो भी वस्तु ब्रिटेन में बनेगा इस कच्चे माल से, उसको फिर क्या करेगा, आयात करेगा, बेचेगा। तो भारत में प्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं, प्रोडक्शन ब्रिटेन में हो रहा है। तो फ़ायदा कहाँ के लोगों को होगा, सीधी सी बात है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक ढांचों में हस्तक्षेप अब ज़्यादा करने लगेगा। पहले हालांकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में यहाँ पे अहस्तक्षेप होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिए आपको, ठीक है, इसको कर लीजिए अहस्तक्षेप। हस्तक्षेप ही कर लीजिए, अहस्तक्षेप तो बाद में चल के होगा, सॉरी, अहस्तक्षेप अभी के टाइम में होगा। जब क्रांति हो जाएगा तब ब्रिटेन बोलेंगे हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, अभी तो हस्तक्षेप करना शुरू किया है। अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में ढांचों में हस्तक्षेप कैसे करेगा। अब यहाँ के सामाजिक मामलों में कैसे हस्तक्षेप करेगा, यहाँ के लोगों को बोलेगा आपको कैसी शिक्षा की ज़रूरत है, आधुनिक शिक्षा, विज्ञान की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजीज़ की पढ़ाई करो, ये छोड़ो अपने ये धार्मिक पढ़ाई, गीता वेद कुरान ये सब छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका पेट नहीं भरेगा। कुछ हद तक बात सही भी है, इससे पेट तो सचमुच नहीं भरता है। क्या अभी केवल गीता या कुरान पढ़ के पेट भर सकता है क्या, नहीं भर सकता। हाँ ठीक है, प्रवचनधारी बन जाओगे, पेट तो वो लोग भी भरते हैं,
लेकिन कितने लोग? सभी लोग अगर बाबा ही बन जाएंगे तो फिर प्रवचन सुनेगा कौन? फिर फैक्ट्री में काम करने के लिए बाबा की तो ज़रूरत है भी नहीं। तो क्या चाहिए? विज्ञान की पढ़ाई चाहिए। तो लोगों को लगा कि ये कॉमर्शियल एजुकेशन, जैसे अभी की भाषा में जैसे BBA MBA लोग करते हैं, है ना, तो वो लोग क्यों चाहते हैं वोकेशनल कोर्स क्यों करते हैं? ताकि मार्केट में जो डिमांड है उसकी पढ़ाई करेंगे। तो मार्केट में क्या चल रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण चल रहा है, वहाँ पे मशीनों से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? भारत में एक आधुनिक शिक्षा की ज़रूरत है। हालांकि भारत में जो आधुनिक शिक्षा लोगों को दिया गया वो इसलिए नहीं कि ब्रिटेन में ले जाकर उसको काम करवाना है। भारत में आधुनिक शिक्षा इसलिए दिया गया था क्योंकि भारत के लोगों से उसको क्या मिलेगा? सस्ता कामगार, सस्ता क्लर्क कह लीजिए। क्योंकि जो कामगार अगर ब्रिटेन से कंपनी मंगाती है उसको ज़्यादा सैलरी देना पड़ता, और अगर यहीं के लोगों को पढ़ा करके क्लर्क का काम अगर करवाएंगे तो सस्ते दर पे काम करेगा ना, मजदूरी कम देना पड़ेगा ना। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का असली मकसद ब्रिटेन का क्या था? सस्ता कामगार चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए था उसको। एकदम मत भूलिएगा इस बात को। हालांकि इसके वजह से बहुत कुछ हुआ, यहाँ के लोगों का मानसिक चेतना बदला और क्रांति भी कर देता आगे चल के, है ना। उसके बाद क्या देख रहे हैं? भारत में कई प्रकार का सामाजिक सुधार होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, सती प्रथा पे रोक लगा, दास प्रथा पे रोक लगा, विधवा विवाह होता है, मतलब विधवा पुनर्विवाह जो होता है, बाल विवाह को ख़त्म किया। तो ये कई प्रकार के जो सामाजिक सुधार दिख रहा है वो भी अंग्रेज़ों के कानून के माध्यम से हो रहा था। हालांकि ये सुधार करने का मकसद इसलिए था क्योंकि सुधार करने से कुछ पैसा थोड़ी लगता अंग्रेज़ों को। अब यहीं के लोग जैसे राजा राम मोहन राय बार बार बोल रहे थे हमको सती प्रथा पे कानून चाहिए। बोला ठीक है, ले ले, क्या दिक्कत है, मेरा कौन सा पॉकेट से पैसा लग रहा है, कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा अंग्रेज़ को ये हुआ कि अब धीरे धीरे लोग अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति जताने लगे। जो कह सकते हैं कि जो एलिट क्लास के लोग थे उनको लगा कि ये ब्रिटेन वाले बहुत अच्छे हैं, ये समझते हैं कि सती प्रथा गलत है, लेकिन उनके दिमाग में तो खुराफाती दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हालांकि आम लोग नाराज़ हुए कि हमारे धार्मिक मामलों में आप हस्तक्षेप क्यों किए। जब सती प्रथा पे बैन किया गया था, आप देखना मंगल पांडे मूवी में पूरे गांव के सारे लोग मिल करके जो है अंग्रेज़ों को मारने के लिए आ जाते हैं। मतलब पहली बार जब अंग्रेज धर्म के मामले में हस्तक्षेप किया तो पूरा का पूरा लोग इकट्ठा हो गया। देखिए भारत में ना धार्मिक रूप से सभी को एकजुट आप कर सकते हो, लेकिन किसी को रोटी के लिए, कपड़ों के लिए और शिक्षा के लिए अगर आप चाहोगे क्रांति हो जाए, ये भारत में अभी भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? धर्म। अभी भी भारत के लोगों पर धर्म का प्रभाव ज़्यादा है, और इसी चीज़ का फ़ायदा तो ये जो नालायक और नक्कारे जो नेता होते हैं, जो उटपटांग बयान अक्सर देते रहते हैं एक दूसरे के धर्म के बारे में, इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाता है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के बारे में बोलते हैं और दूसरे धर्म के लोग किसी और धर्म के बारे में बोलते हैं, और लोग इसी में उलझे रहते हैं। तो ये चीज़ था। तो भारतीय समाज और संस्कृति की फिर वो आलोचना भी करेगा कौन? ब्रिटेन वाले लोग। ब्रिटेन वाले लोग ये बताएंगे यहाँ के लोगों की कि आपकी जो कल्चर है, जो आपका जो सांस्कृतिक है, वो हम लोगों की तुलना में कितना डल है। हम लोगों का बाइबल आपके गीता से बेहतर है, हम लोगों का कल्चर आपसे बेहतर है। तो यहाँ के लोगों को मतलब कि कहते हैं एहसास दिला देता है कि आपका कल्चर बहुत ही डाउन है। तो इसी चीज़ को जब विवेकानंद को होता है तो विवेकानंद इस चीज़ को साबित भी कर देते हैं कि नहीं, आपको भारतीय समाज की समझ नहीं है, भारतीय संस्कृति के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। तो जब यहाँ के लोगों ने भारतीय इतिहास को ठीक से जब रखा, तब अंग्रेज़ों को समझ में आया कि नहीं, ऐसा भी बात नहीं, मतलब कि उनका गलतफहमी थोड़ा सा ये दूर की। ठीक है। और उसके बाद क्या देखते हैं? मुक्त व्यापार की नीति। अब व्यापार कैसे होगा? फ्रीली, कोई भी कंपनी आओ, सब मिलकर व्यापार करो, कोई टेंशन है? इससे क्या होगा? भारत की लूट और बढ़ेगी। फ्रीली ट्रेड करो। लास्ट क्या देखते हैं? विलय और विस्तार की नीति को वो क्या कहता अपनाते हैं। अब यहाँ से विलय, एक राज्य दूसरे राज्य पर, मतलब अंग्रेज अलग अलग राज्यों को विलय कराएंगे, और विस्तार करने की नीति मतलब क्या करेगा? धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। अभी देखेगा धीरे धीरे बंगाल, अवध, मराठे, सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे वो क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्या? औद्योगिक पूंजीवाद। अब देखते हैं वित्तीय पूंजीवाद क्या है। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ रखना है, ठीक है? नहीं तो फिर क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आज भर थोड़ा सा झेल लेना है। अब रेलवे का विकास इसी टाइम में होता है, और आपको हमने शुरू में ही बताया कि रेलवे के विकास के पीछे मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना, धन की लूट को और बढ़ाना, ताकि यहाँ से सामान क्या हो जाए? तेजी से बंदरगाह तक पहुँच सके, मतलब कच्चे माल का बंदरगाह तक पहुँच तेज हो सके, उसके लिए रेलवे का विकास किया। उसके बाद अगर यहाँ कोई क्षेत्रीय रूप से अगर कोई गतिविधि होता है, कहीं पर दंगे हो जाते हैं, तो सेना को भी तेजी से आप भेज सकते हो।
इस रेलवे का विकास करने के लिए पूंजी किससे लिया था? बड़े बड़े उद्योगपति से लिया था, वो भी 15% प्रॉफिट की गारंटी के साथ कि लौटा देंगे आपको। तो ये रेलवे का विकास भी क्या था? ये भी तो उपनिवेशवाद ही था, मतलब क्या, ये भी तो गुलाम बनाने का एक तरीका ही था। उसके बाद क्या देखते हैं? बैंकिंग का विकास। अब बैंकिंग में क्या होता है? लोन देना और फिर ब्याज वसूलना। तो बैंकिंग व्यवस्था का विकास भी क्यों किया था? अंग्रेज अपने फायदे के लिए किए थे, ताकि आप हमारे यहाँ के मतलब लोन लो और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा महंगे रेट पर आप पैसा लौटाओ हमको। इस बैंकिंग सिस्टम से भी फायदा किसको हुआ? अंग्रेज को हुआ। तीसरा, जहाजरानी उद्योग के विकास। इस जहाजरानी का इस्तेमाल कौन करेगा? ब्रिटेन वाली तो करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा कौन करते थे? ब्रिटेन के लोग करते। तो प्रॉफिट किसको होगा? उनको हुआ। अब बागानी कृषि के बारे में बता ही दिए थे आपको कि चाय का हो चाहे गन्ने की जो खेती होती है, ज़्यादातर चाय कॉफ़ी कह लीजिए, इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? ब्रिटेन को हुआ। इस चाय के एक बागान में खेती कराने के लिए कई सारे आदिवासी लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के रखा गया था, बेगारी करवाया गया था, उनको सही से मेहनत मजदूरी तक नहीं दिया जाता था। और ये छोड़िए, मतलब कि चाय बागान से आप बाहर जा ही नहीं सकते हो। कुछ रूल ऐसा भी लगाया था कि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो चाह करके भी भाग नहीं सकते हैं कहीं भी। आपको बागान एक बहुत बड़ा घेरा था, उसी के अंदर चाय की खेती होती थी। तो अब इतने सारे जो तामझाम आप देख रहे हो, ये सब तरीका क्या था? उपनिवेशवाद को बढ़ाने का एक तरीका था। मतलब ब्रिटेन के लोगों का भारत के लोगों पर नियंत्रण करने का तरीका था। अब ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से ब्रिटेन जो है भारत को क्या कर चुका था? अपने मुट्ठी में कैप्चर कर चुका था। उसके बाद हम लोग जब देखेंगे, इसके बाद का जो टाइम था, जब जैसे जैसे यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी जो आते हैं, वो क्या करेंगे? धीरे धीरे अंग्रेजों की इस चाल को उजागर करेंगे। जैसे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त के बारे में भी पढ़े थे, और वही लोग भारत के लोगों को धीरे धीरे क्या करेंगे? जागरूक करते चलेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।